हाँ जी बच्चों, 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला लेसन विलियन चल रहा है और आज हम इसका पढ़ रहे हैं 15वां एपिसोड और टॉपिक का नाम है धनात्मक में ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इससे पहले वाला एपिसोड आप अगर देख करके आए हैं तो आज की क्लास बड़ी आराम से और बड़ी मजेदार तरीके से समझ में आने वाली है। कुछ मैटर हम पिछले वाले एपिसोड का उठा लेते हैं। चलिए देखो, पिछले वाली क्लास में एपिसोड नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि अनादर्श विलयन कौन से होते हैं। अनादर्श विलयन वो होते हैं जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। ठीक है, प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते मतलब पी ए बराबर पी ए नोड एक्स ए नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ ये पहला पॉइंट था और इसी के साथ अपने पी बी भी बराबर पी बी नोड एक्स बी जिसमें ना हो वो अनादर्श विलयन, जिसमें पी टोटल बराबर ना हो पी ए प्लस पी बी के, वो हमारे पास अनादर्श विलयन था। ये पहला पॉइंट था। इसी के साथ में हमने बात की थी कि अनादर्श विलयन वो होता है जिसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, अब जीरो नहीं होता इसका मतलब या तो जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होता है। इसी प्रकार से एक चीज हमने और पढ़ी थी कि जो आपके पास आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन वो भी जीरो नहीं होता, मतलब आयतन कुछ ना कुछ बदलेगा। इसी प्रकार से एक चौथा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि अनादर्श विलयन में विलायक और विलायक का जो बंध की प्रबलता है वो विलायक और विलय की बंध की प्रबलता के बराबर नहीं होती। और इसी प्रकार से हमने ये भी पढ़ा था कि विलय और विलय के बंध की प्रबलता बराबर नहीं होती, किसके? विलायक और विलय के। तो ये तो बात थी पिछले एपिसोड की, बराबर नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता। ठीक है, लेकिन आज का जो एपिसोड है ये तो हम पहले पढ़ चुके। आज का जो एपिसोड है उसमें ये देखा कि यार हमने कहा कि पी ए बराबर नहीं होता पी ए नोड एक्स ए। अगर नहीं होने का, बराबर ना होने का क्या मतलब है? या तो ज्यादा होना या कम होना, यही तो होगा। ठीक है, इसी प्रकार से डेल्टा एच की वैल्यू जीरो नहीं होती। जीरो नहीं होती तो क्या होगा? या तो जीरो से ज्यादा होगी या जीरो से कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार से डेल्टा वी जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता तो जीरो से ज्यादा होगा या कम होगा। तो बच्चों इसका मतलब दो कंडीशन बन रही है, एक तो ज्यादा की और एक कम की। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें बराबर ना होकर के ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा क्या है? धनात्मक चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, तो उसको तो हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। लेकिन अगर जिसमें जो सारी चीजें कम हो जाएंगी उसको अपने कहेंगे ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। चलिए, अपने पास बात आ चुकी है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो मैं पहली ही बात शुरू करता हूं कि वे अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से, अनादर्श विलयन कौन से थे? जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते थे, है ना। तो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक है तो अपने पास क्या होगा कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। अब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का क्या मतलब है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने का मतलब है कि राउल्ट का नियम तो था पी ए बराबर पी ए नोड एक्स ए। अब इससे धनात्मक विचलन का मतलब है कि ये बराबर नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। धनात्मक का मतलब क्या होता है? बढ़ना, तो ये बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर ये बढ़ेगा तो पी बी कहता मैं भी बढ़ूंगा, तो पी बी नोड एक्स बी से पी बी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और पी टोटल कहता है कि मैं भी बढ़ूंगा, किससे? पी ए प्लस पी बी से। जब धनात्मक वर्ड कह दिया, पॉजिटिव डेविएशन वर्ड कह दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बढ़ जाएंगे, तो उसे अपने कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, अब बात करें ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, तो अपने पास क्या परिभाषा हो जाएगी? इसका भी पहला पॉइंट मैं बात करूं तो वे
अनादर्श विलयन, क्योंकि ये किस विलयन के प्रकार है बच्चों? अनादर्श विलयन के प्रकार है। पहले हमने दो विलयन पढ़े, आदर्श और अनादर्श, अब ये अनादर्श विलयन के प्रकार हैं। वे अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम से क्या करे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे, उसे अपने ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। अब ऋणात्मक विचलन वाला क्या था? ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन ये थे कि अगर तो PA बराबर होता PA नोड XA के, तो ये राउल्ट का नियम है। लेकिन ये तो राउट के नियम से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, डेविएशन शो कर रहा है, विचलन प्रदर्शित कर रहा है। और कैसा विचलन? ऋणात्मक में क्या होता है? घट जाने में ये देखो, ये घट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, ठीक है। ये विलयन का वाष्प दाब है, ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। तो विलयन में विचलन वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा, तो ऋणात्मक विचलन हो गया। अगर ये PA विलयन की बात है, PA नोड शुद्ध की बात है, तो शुद्ध से विलयन में क्या हो जाएगा? अगर वाष्प दाब बढ़ जा रहा है तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर PA घटा तो PB भी ऋणात्मक विचलन में घट जाएगा, और ये हो जाएगा PB नोड XB, और P टोटल भी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये PA प्लस PB से ये भी घट जाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि ये जो पहली स्लाइड है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाली बात, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या समझे कि धनात्मक विचलन में राउल्ट के नियम से पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा गौर करो, आपकी बातें अगर थोड़ी सी बात को गौर से देख लोगे तो थोड़ा अच्छा मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो PA है ना, ये आंशिक वाष्प दाब है, और PA नोड जो है ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। इसका मतलब ये शुद्ध अवस्था में विलायक पड़ा था, जैसे ही उसमें विलय मिलाया विलयन बन गया, और विलयन का वाष्प दाब जो है विलायक से क्या हो गया है? ज्यादा। देखो ज्यादा हो गया, तो चेंज कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, धनात्मक। अब इसमें क्या था? ये क्या है? ये विलयन का वाष्प दाब है, जिसको हम आंशिक वाष्प दाब कह रहे हैं। ये किसका है? शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। अरे विलायक शुद्ध पड़ा था, उसका कुछ वाष्प दाब था, जैसे ही उसके अंदर विलय मिलाया बन गया विलयन। अब विलयन के अंदर क्या हुआ है? विलयन के अंदर जो वाष्प दाब जो था वो क्या हो गया है? कम हो गया है। विलयन में वाष्प दाब कम हो गया। देखो ये घटने का साइन है, ये विलयन का वाष्प दाब कम है, तो इसको अपने ऋणात्मक विचलन वाले कह देंगे। घटने का मतलब नेगेटिव चेंज हो गया। चलिए ठीक है, तो ये पहला पॉइंट अगर समझ में आ गया, तो अब आओ आप दूसरी बात। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन होते हैं उसके अंदर एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो धनात्मक में सब कुछ ज्यादा, तो धनात्मक विचलन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य से अधिक होता है, ठीक है। अब शून्य से अधिक कैसे होगा? तो मैं कह दूं डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। अरे ये ज्यादा, ये वाला है डेल्टा H ज्यादा है। अब डेल्टा H की वैल्यू 0 से ज्यादा होने का मतलब मैं ये मान लूं कि ये धनात्मक है, पॉजिटिव है ना। और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होना या मतलब 0 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो है मैं ये लिख दूं कि यहां पर जो है ऊष्मा का जो है वो अवशोषण होता है, ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। ये तीन चीजें लिखिए, तीनों का मतलब एक ही है कि डेल्टा H का मान 0 से ज्यादा होना, डेल्टा H का मान पॉजिटिव होना या ऊर्जा का अवशोषण होना, ये सारा का सारा एक इसका मैटर, सारी की बातें एक ही हैं कि इसके अंदर डेल्टा H की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होगी, मतलब ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार मैं तीसरा पॉइंट और लिख दूं, तीसरा पॉइंट ये लिख दूं कि जो इसके अंदर आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन, अरे ऊपर आप ना बिल्कुल ये सिर्फ धनात्मक विचलन शब्द देखना है, पॉजिटिव डेविएशन वर्ड देखना है और बस बाकी सब भूल जाना है, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन की बात होनी थी, अब आयतन परिवर्तन है, तो भाई धनात्मक विचलन है तो इसमें भी आयतन परिवर्तन जो है वो शून्य से ये भी क्या होगा? शून्य से अधिक होता है। धनात्मक विचलन मतलब सब कुछ अधिक होता है, ठीक है। अगर शून्य से अधिक हो जाएगा तो मैं इसको कैसे लिखूं? मैं इसको ऐसे लिख दूं कि डेल्टा V जो है वो 0 से ज्यादा होगा।
डेल्टा वी 0 से ज्यादा होगा, या मैं कह दूं 0 से ज्यादा का मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, और डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा, मतलब आयतन आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। आयतन बढ़ने का मतलब कि आपके पास 10 लीटर विलायक था, 5 लीटर विलय मिलाया, विलयन कितना बनना था? 15 बनना था, क्योंकि 15 बना मिलाए थे दोनों चीजें, 15 बनना था। अगर 15 बन जाता तो हम उसको कहते हैं आदर्श विलयन, लेकिन ये तो 15 से आयतन बढ़ रहा है, मतलब 15 से 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब आयतन बढ़ गया, और अगर आयतन बढ़ गया तो इस विलयन को हम कहेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ये 3 पॉइंट हुए। अगर इसके 3 पॉइंट समझ में आ गए तो इसके भी 3 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। इसको भी मैं लिख देता हूं। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अरे धनात्मक विचलन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य से अधिक हो गया, तो ऋणात्मक विचलन में एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? शून्य से कम। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है क्या होगा? एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो शून्य से कम हो गया, कम होगा। अरे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य से कम होने का मतलब क्या है? मैं ऐसे लिख दूं कि डेल्टा एच 0 से कम, तीर ऐसे बनेगा। अरे इसका जिधर मुंह खुला होता है ना वो साइड बड़ी होती है, अब इधर मुंह खुला है तो 0 बड़ी है, डेल्टा एच छोटा है, मतलब डेल्टा एच का मान 0 से क्या हो गया? कम हो गया। 0 से कम होने का मतलब बोलो रे नेगेटिव। 0 से कम का मतलब क्या होता है? माइनस में होगा ना, 0 से कम -1 -2 -3, ये 0 से कम है, तो इसका मतलब है डेल्टा एच का मान नेगेटिव में होगा। अब गौर करो, डेल्टा एच का मान नेगेटिव में होने का मतलब क्या होगा कि यहां पर ऊर्जा का जो है वो क्या होगा बच्चों? उत्सर्जन होगा। क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ये जो है वो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो गया है? कम हो गया है। अब आ जाओ आप इसका तीसरा पॉइंट। अब ऋणात्मक विचलन का मतलब कम होना है। ठीक है, तो अब ये आयतन धनात्मक विचलन शून्य से अधिक होता है धनात्मक विचलन में, तो यहां पर आयतन परिवर्तन क्या होगा? शून्य से कम। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो आयतन परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन शून्य से कम होता है। लिखो क्या होगा कि कम होने का मतलब समझो कि डेल्टा वी की वैल्यू 0 से कम, और 0 से कम का मतलब नेगेटिव। ठीक है, और 0 से कम या नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आयतन घट जाएगा। आयतन घटने का मतलब कि 10 लीटर विलायक 5 लीटर विलय बनना 15 चाहिए था, बन गया 12, तो 15 से कम बना है, मतलब आयतन घट गया है। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं कि इसके अंदर जो है वो आयतन घट जाता है। ठीक है, तो विलयन में आयतन जो है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए हुए ही हैं यार, पहला वर्ड ही समझ में आ गया तो बाकी वर्ड समझ में आ गए। क्या कि धनात्मक में सब कुछ बढ़ेगा, ऋणात्मक में सब कुछ घटेगा, पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ इंक्रीज होगा, नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इतनी बात अगर हो गई है तो चलिए अब इसका चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चंस करवाएगी। क्वेश्चंस ये चौथा पॉइंट करवाएगा, ये गौर कर लेना कैसे चौथा पॉइंट ये क्वेश्चन करवाएगा। बच्चों ये जो पहले बातें लिखी है ना वो भी सारी की सारी अभी समझ में आने वाली। हुआ क्या? हुआ ये कि ये आपके पास पड़ा था, कोई आपके पास विलायक पड़ा था, ये देखो ये आपके पास विलायक पड़ा था। ठीक है, और इसके अंदर हमने मिलाना है विलय, तो ये हमने इसके अंदर मिलाया विलय, ये विलय पड़ा था, ये देखो ये विलय पड़ा। ठीक है, अब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? दोनों को मिलाने पर बच्चों ये मेरे पास बन गया विलयन। ठीक है, और विलयन बना तो विलयन में क्या होगा कि इस विलयन के जो बंध है ना, यहां पर सिर्फ विलायक पड़ा था। कौन पड़ा था? ए। यहां पर सिर्फ कौन पड़ा था? बी। तो यहां पर बंध किस किस के बीच में थे? ए और ए के बीच में थे। यहां किस किस के बीच में थे? बंध बी और बी के बीच में थे। जब दोनों को मिला दिया तो दोनों से इसके बंध जो है वो कमजोर हो गए। ठीक है, इसके बंध जो है वो क्या हो गए बच्चों? कमजोर।
कमजोर हो जाने से क्या होगा कि ये देखो ये बंध कमजोर हो गए। अगर बंध कमजोर हो गए तो पहले ये कण पास पास में थे, अब ये कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर बंध किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में है। देखो यहां पर इन दोनों में बंध जो है वो क्या है, यहां पर बंध है परबल, और जैसे ही विलयन बना ये क्या है, ये है विलयन। जैसे ही विलयन बना, विलयन में बंध क्या हो गए, ये बंध हो गए हैं बच्चों, कमजोर हो गए हैं। और बंध कमजोर हो जाने से क्या हुआ, बंध कमजोर हो जाने से ऊपर वाले तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। कैसे क्लियर हुए, चलिए पहले बंध मजबूत थे, कण पास पास में थे, जैसे विलयन बना बंध हो गए कमजोर और कण हो गए दूर दूर। दूर दूर हो गए तो आयतन क्या लग गया, स्पेस क्या हो गया, ज्यादा लेने लग गया, ज्यादा लेने लग गया तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसीलिए हम तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि आयतन बढ़ जाता है। अब बताओ रे आयतन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बंध जो है विलायक में तो मजबूत होते हैं, जैसे विलयन बनता है बंध जो है वो कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होंगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए आयतन बढ़ जाता है। एक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब दूसरी बात और समझो, दूसरी बात और समझो। मैं कह रहा हूं कि विलय और विलायक और विलय जब अलग अलग थे तो इनमें बंध प्रबल थे, जैसे ही विलयन बना बंध कमजोर हो गए, तो इधर से इधर जाने पर बंध कमजोर हो रहे हैं, बंध कमजोर हो रहे हैं। कमजोर होने का मतलब बंध टूटने की ओर जा रहे हैं। बंध किधर जा रहे हैं, टूटने की ओर। बच्चों याद करो, मैंने बेसिक में बहुत बार बता दिया कि जब भी बंध टूट रहा होता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। बंध टूट रहा होता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो अब समझो, क्या ये डेल्टा एच पॉजिटिव आना और ऊर्जा का अवशोषण होना क्यों हुआ, क्योंकि जैसे विलायक में विलय मिलाया, बंध कमजोर हुए, बंध टूटने की ओर चले गए, टूटने की ओर गए तो ऊर्जा का अवशोषण हुआ, एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है। ठीक है, और इसीलिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आई, या हम कहें कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज्यादा आई। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर, दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब अगर ये क्लियर हो गए तो ये वाले तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या करते हैं अपने, चलिए इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशन का, फिर इसका पहला पॉइंट जो है ना उसको भी हम समझेंगे, उसको भी हम समझेंगे। चलिए ये देखो, यहां पर इसके चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो ये आपके पास एक कोई विलायक पड़ा है, ये आपके पास विलय पड़ा है, और दोनों को मिलाकर के मैं क्या बना रहा हूं, विलयन, और विलयन मेरे पास। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये कि जब विलायक पड़ा था तो बंध कमजोर थे, ये दूर दूर पड़े थे, बंध कमजोर थे, ये दूर दूर थे। ठीक है, और विलय के बंध भी कमजोर थे, ये भी दूर दूर पड़े थे, ये भी दूर दूर पड़े थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही विलयन बना उनमें बंध हो गए मजबूत, बंध मजबूत हो गए तो ये क्या आ गए बच्चों, ये क्या आ गए हैं, ये आ गए हमारे पास, ये पास पास आ गए, पास पास में आ गए, बंध मजबूत हो गए तो ये क्या आ गए, पास पास में आ गए, पास पास में आ गए तो ये स्थान कम घेरने लगे, कम घेरने लगे तो आयतन घट गया। अब इसको एक बार मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं कि ये मेरे पास विलायक पड़ा था, ये मेरे पास विलय पड़ा था, और ये ए था, ये बी था, और अब ये क्या बन गया, ये विलयन बन गया। ठीक है, पहले बंध किस किस के बीच में थे, अगर मैं बात करूं तो यहां पर बंध ए और ए के बीच में, यहां पर बी और बी के बीच में, यहां पर बंध किसके बीच में हो गए, ए और बी के बीच में आ गए। अब यहां पर क्या था, जब ये शुद्ध अवस्था में पड़े थे, जब विलय और विलायक शुद्ध अवस्था में पड़े थे तो यहां पर बंध कैसे थे, यहां पर बंध कमजोर थे, यहां पर बंध कमजोर थे। ठीक है, जैसे विलयन बना तो बंध क्या हो गए, बंध हो गए बच्चों मजबूत हो गए। ठीक है, बंध क्या हो गए, मजबूत हो गए। ठीक है, अगर बंध मजबूत हो गए तो कण जो दूर दूर पड़े थे वो पास पास में आ गए। अरे विलायक में कण दूर दूर, विलयन में कण पास पास में, बंध मजबूत होने के कारण अगर कण पास पास में है तो आयतन कम घेरेंगे, इसलिए आयतन घट जाएगा, और आयतन घट जाएगा तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आयतन परिवर्तन शून्य से कम होता है, डेल वी 0 से कम या डेल वी नेगेटिव, या मैं कहूं कि आयतन घट जाता है। अरे ये क्यों घट जाता है, चौथे पॉइंट से समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो विलायक और विलय के अंदर बंध कमजोर थे और विलयन में बंध मजबूत हो गए, मजबूत इधर से इधर जाने की ओर बंध मजबूत हो रहे हैं, मतलब बंध बढ़ने की ओर जा रहे हैं। और जब बंध बनता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। डेल्टा एच का मान क्या होता है, नेगेटिव। तो इसीलिए तो हमने ये दूसरा पॉइंट ये लिखा था कि एंथैल्पी परिवर्तन शून्य से कम होगा, डेल्टा एच लेस देन 0 और डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, और या हम कहें कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये चारों कहानी जो है वो इस
चौथे पॉइंट पर ही बेस्ड है। यहां पर इसको लिख करके मेंशन कर देते हैं कि यहां पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यहां पर समझाना चाह रहे हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल। देखो, अंतर आणविक आकर्षण बल को कैसे समझाओगे। ये कहता है कि विलायक और विलायक का जो बंध है ना, ये बंध तो है मजबूत, मैंने लिखा ना परबल, ये बंध है परबल, और विलायक और विलय का बंध ए बी का जो है ये बंध कैसा है, कमजोर। ये बंध कैसा है, कमजोर। ठीक है, इसी प्रकार से जो विलय और विलय का बंध है, बी बी का बंध, ये तो है मजबूत, और ए और बी का बंध है कमजोर। तो ये जो सारी घटनाएं पहले वाली हैं वो इसी के कारण हो रही। इसी प्रकार से यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर भी मैं अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है, आप जो इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं वो ये बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है यहां पर आपने लिख ही लिया। क्या हुआ है कि यहां पर बंध कमजोर है, जब शुद्ध अवस्था में पड़े बंध कमजोर है, और जैसे ही किस में चले गए, विलयन में चले गए, तो बंध मजबूत हो गए। तो मैं बोल लूं कि ए और ए का बंध जो है वो तो है कमजोर, लेकिन ए और बी का बंध क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। इसी प्रकार से बी और बी का बंध कमजोर है, लेकिन ए और बी का बंध जो है क्या है, मजबूत है। ठीक है, चलिए ये तो बात समझ, लेकिन एक बात रह गई, एक मेन बात रहेगी। कौन से वाली, पहला पॉइंट कि राउल्ट के नियम से धनात्मक क्यों हुआ, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक क्यों हुआ, उसको भी समझ लेते हैं। बच्चों एक बात समझो, हम अगर जो बच्चा शुरू से देखता आ रहा है उसको आज मजा आने वाला है, क्योंकि पूरी कहानी जब देखी जाती है तभी बात समझ में आती है। देखो, शुद्ध अवस्था में है तो इसके वाष्प दाब को मैं क्या कहता हूं, पी ए नोड, यस और नो। शुद्ध अवस्था वाले को मैं क्या कहता हूं, पी ए नोड। जैसे ही ये विलयन में आ गया तो मैं इसको क्या कहूंगा, पी ए। ठीक है, आंशिक वाष्प दाब हो गया, और ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। ठीक है, अब आप देखो कि जब इधर से इधर आए, हम कह रहे हैं कि पहले बंद कमजोर थे, अब बंद जो है वो पहले बंद मजबूत थे, अब बंद कमजोर हो गए। अगर बंद कमजोर हैं, गौर करना, अगर बंद कमजोर हैं तो वो थोड़े से ताप से टूट जाएंगे, ज्यादा टूटेंगे तो वो वाष्प ज्यादा बनाएंगे, वाष्प ज्यादा बनाएंगे तो वाष्प दाब ज्यादा डालेंगे। समझ में आ रही है बात, क्या हुआ, मतलब इससे ना इसकी वाष्पशील प्रकृति ज्यादा हो गई है। कारण, क्योंकि इसमें बंध कैसे हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। थोड़े से ही ताप से टूट रहे हैं, वाष्प बन रही है, और वो वाष्प जो है वो ज्यादा से ज्यादा दाब डाल रही है, इसलिए इसका वाष्प दाब बढ़ रहा है। अब बताओ रे, अब पहला पॉइंट कि पी ए विलयन में वाष्प दाब जो है शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर बंध कमजोर है। कहां पर, विलयन में बंध कमजोर है। कहां पर, विलयन में बंध कमजोर है, इसलिए विलयन में वाष्प दाब बढ़ रहा है। इसमें विलयन में जो है वो वाष्प दाब पी बी बढ़ रहा है, पी बी नोड से पी बी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है चौथे पॉइंट से पहला पॉइंट भी चौथे पॉइंट से है। चलिए अब हम ऋणात्मक विचलन वाले में भी यही बात कर लेते हैं। ऋणात्मक विचलन में क्या हो रहा है कि बंध कमजोर और बाद में बंध मजबूत, विलयन में बंध मजबूत। तो यहां पर जो है शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा उसको मैं क्या कहूं, उसको मैं पी ए नोड कहूं। ठीक है, जैसे ही विलयन बना ये क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो यहां पर बंध कमजोर है, मतलब इसमें वाष्प ज्यादा बनेगी और वाष्प दाब ज्यादा होगा, पी ए नोड ज्यादा होगा। जैसे ही विलयन बना बंध मजबूत हो गया, टेम्परेचर दे रहे हो, टूट ही नहीं रहा है, वाष्प नहीं बन रही, तो वाष्प दाब भी कम है। तो इसका मतलब पी ए जो है यहां पर क्या है, कम। चाहे तो मैं यहां पर लिख लूं, ये बंध मजबूत होने के कारण ये वाष्प पी ए कम है, ये पी ए नोड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से यहां पर ये बंध कमजोर है तो ये पी ए हो गया ज्यादा और पी ए नोड क्या हो गया, कम। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसका मतलब है जैसे ही विलायक में विलय मिलाया जाएगा, विलयन बनेगा तो बंध मजबूत हो जाने के कारण वाष्प दाब कम हो जाएगा, पी ए कम हो जाएगा। चेक करो, ये देखो पी ए कम हो गया, पी ए नोड से पी ए कम हो गया, ये एरो कनेक्शन ऐसे आया है। ठीक है, पी ए नोड से कम हो गया है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की एक बार ये बातें कंप्लीट हुई।
ठीक है, लेकिन पूरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। पूरी बात क्यों नहीं कंप्लीट हुई? क्योंकि आपने इसकी एक एक जो हर टॉपिक की ना एक एक रीड होती है, उसको आप पकड़ लो तो आपके पास उत्तर बनाने आ जाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर बताओ, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। पहले मैं क्या करता हूं, एक बार ये हो गया और इसके बाद एक बार मैं उदाहरण लिखता हूं, फिर मैं बात बताता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। देखो, मैंने उदाहरण लिखा, धनात्मक विचलन वाले का उदाहरण है कि जल प्लस अल्कोहल, ये जो है वो धनात्मक विचलन वाले का। इसी प्रकार से कि हम कह सकते हैं एसीटोन और प्लस अल्कोहल, ये जो है एथेनॉल हम कह सकते हैं, ये भी जो है वो धनात्मक विचलन वाले का उदाहरण है। लेकिन ऋणात्मक विचलन वाले का क्या उदाहरण है? ऋणात्मक विचलन वाले का उदाहरण है हमारे पास, एक तो है कि आप जो ऋणात्मक विचलन वाले में एक तो एसीटोन और प्लस में क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस में, ठीक है, और एक है हमारे पास कि फिनॉल और प्लस में एनिलीन। ये जो है वो ऋणात्मक विचलन वाले उदाहरण हैं। देखो, अब उदाहरणों से ही बात बनेगी। पेपर में ना क्वेश्चन ये आया करेगा कि जैसे पहला उदाहरण है ना, जल प्लस अल्कोहल, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जल में अल्कोहल मिलाने पर या जल और अल्कोहल का विलयन जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? ठीक है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? या कहेगा कि जल और अल्कोहल का जो मिश्रण है वो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का उदाहरण है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का विलयन जो है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? ठीक है, तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। उसका आंसर किस प्रकार से देना होगा, ये जरूरी नहीं है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ही दिया हो, ये जरूरी नहीं है कि जल और अल्कोहल ही दिया हो, कुछ और भी दिया हो सकता है। लेकिन आप हर स्थिति में उत्तर देने के लिए तैयार हो। इसके लिए क्या ध्यान होना चाहिए आपको? इसके लिए ध्यान होना चाहिए कि अगर वो धनात्मक विचलन कह रहा है कि जल और अल्कोहल का विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इसका मतलब, इस धनात्मक विचलन मतलब ये हो जाएगा, मैं एक बार सिंपल लिख रहा हूं, पी ए नोड, मतलब विलयन में वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। और विलयन में वाष्प दाब कब होगा? जब विलयन में बंध कमजोर बने। यस और नो? जब विलयन में बंध क्या बने? कमजोर। तो इसका मतलब हमें हमारा टारगेट समझ में आ गया कि हमें सिद्ध करना है कि जल का बंध मजबूत है, लेकिन जैसे ही जल में अल्कोहल मिलाओगे तो जल और अल्कोहल का बंध कमजोर हो रहा है। अगर बंध कमजोर हो रहा है तभी तो विलयन में वाष्प दाब ज्यादा बन रहा है, हाँ या ना? मतलब हमारा टारगेट समझ में आ गया कि हमने विलयन में बंध कमजोर सिद्ध करने हैं। यस और नो? क्या किसमें? बंध कमजोर सिद्ध करने, किसमें? विलयन में। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपको एसीटोन का क्वेश्चन आया कि भाई एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन जो है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? तो उस समय हमें बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार ऋणात्मक विचलन का मतलब पी ए कम हो गया, पी ए नोड एक्स ए से। अरे ये कम कब होगा? जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का बंध मजबूत हो जाएगा तो विलयन में वाष्प कम बढ़ेगी तो इसका आंशिक वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये यहां पर मुझे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में मेरे को बंध क्या प्रदर्शित करना है? मजबूत प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक रट्टा मार लो। क्या रट्टा मार लो? कि भाई धनात्मक विचलन बोले तो विलयन में बंध मजबूत बताने हैं, हाँ या ना? विलयन में बंध कैसे बताने हैं? मजबूत। जिसको समझ में आ गया उसकी तो बहुत इजी बात है। जिसको नहीं आया, जो कह रहा है कि सर मेरे को तो सीधी बात बता दो, तो सीधी बात बता रहा हूं कि अगर आपको ऋणात्मक विचलन कह दे तो आपको विलयन में जो बंध, यहां पर जो है धनात्मक विचलन कह दे तो विलयन में जो है आपको कैसे बंध दिखाने हैं? बंध आपको कमजोर दिखाने हैं। और ऋणात्मक विचलन कह दे तो विलयन में आपको बंध कैसे बताने हैं? मजबूत बताने हैं, कि विलयन में बंध मजबूत है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको उत्तर देना है। चलिए एक हम बात कर भी लेते हैं, ऐसी एक बात कर भी लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। देखो क्या, एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, देखो कि
क्वेश्चन ये है, जल व एल्कोहल का विलयन राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर आपने कैसे देना है? इसका उत्तर बड़े ही आसान तरीके से दे दो। क्या दे दो कि जब आपके पास सिर्फ जल पड़ा है, सिर्फ जल पड़ा है, जल पड़ा होगा तो ये देखो जल ऐसे होगा कि आपके पास H और O और, ठीक है, और यहां पर एक और HOH बना लेता हूं, ये लो HO, ठीक है। यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। इनके बीच में बंध जो होगा वो कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। ये लो, ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर हम अल्कोहल मिला देंगे, क्या मिला देंगे हम इसके अंदर? अल्कोहल। हम इसके अंदर मान लो कोई अल्कोहल मिला रहे हैं, जैसे ही अल्कोहल मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये इस प्रकार से हो जाएगा कि जल तो हमारे पास HOH पड़ा है, ये भी HOH पड़ा है, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया? इसके बीच में आ गया अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? HOR। ये अल्कोहल है, ROH अल्कोहल होता है ना, ठीक है। तो अब जो है हाइड्रोजन बंध तो यहां पर भी बनेंगे, यहां पर भी हाइड्रोजन बंध बनेंगे, लेकिन ये R समूह बड़ा होने के कारण इन जल के अणुओं को पास में नहीं आने देगा। पास में नहीं आने देगा तो जितना प्रबल हाइड्रोजन बंध बनना चाहिए था उतना हाइड्रोजन बंध प्रबल नहीं बनता तो यहां पर भी हाइड्रोजन बंध ही है, यहां पर भी क्या बना है? यहां पर भी हाइड्रोजन बंध ही बना है, लेकिन ये हाइड्रोजन बंध कैसा बना है? ये हाइड्रोजन बंध बना है कमजोर, और ये हाइड्रोजन बंध कैसा बना है? प्रबल। ये कमजोर क्यों बना है? एल्किल समूह के कारण। ये एल्किल समूह जो है ना, R समूह इन्हें H2O को पास में नहीं आने में देता, इसलिए ये बंध कमजोर बन जाता है। तो अब हम कहेंगे कि बंध कमजोर बन जाएगा, इसलिए जो है विलयन में वाष्प ज्यादा बनेगी, और इसीलिए ये बात वो हो जाएगी कि भाई Pa की वैल्यू Pa नोड XA से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। हमारा टारगेट धनात्मक विचलन देखते ही हमारा टारगेट समझ में आ गया था हमारे को, क्या कि हमने विलयन में, ये जो विलयन बनेगा ना, इस विलयन में मेरे को बंध कमजोर सिद्ध करने हैं, और उसके लिए आपको दिमाग लगाना है कि यार ये कैसे कमजोर हो रहे हैं, ऐसा क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगर आपके पास इनकी बात भी आ जाए कि आपको एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का विलयन जो है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्यों? ठीक है, इसका क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कैसे प्रदर्शित करोगे? कि जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन वो इस तरीके से होता है कि ये रहा CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन होता है। और एसीटोन के अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, डायपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये मैं लिखा CH3, और चाहे तो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लो, ये एसीटोन है और इसके अंदर ये फिर एसीटोन, ठीक है, ये एसीटोन है। अब एसीटोन में क्या होता है कि यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस, कार्बन पर आंशिक प्लस, और क्योंकि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है, यहां पर भी ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। ये प्लस माइनस आ जाने के कारण क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया, और द्विध्रुव बन गया तो यहां पर आकर्षण बल जो बनेगा वो कौन से वाला बनेगा? यहां पर जो आकर्षण बल बनेगा वो इसका प्लस इसके माइनस से आकर्षित होगा, और इसका माइनस इसके प्लस से आकर्षित होगा, ठीक है। तो इसको कौन सा आकर्षण बल कहते हैं? इसको हम कहते हैं द्विध्रुव और द्विध्रुव आकर्षण बल है। यहां पर कौन सा आकर्षण बल है? द्विध्रुव आकर्षण बल है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे ही हम क्या मिला दें बच्चों? जैसे ही इसके अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दें, क्या मिला रहे हैं हम इसके अंदर? क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं ना, तो ये कहानी इस प्रकार से हो जाती है, ये कहानी इस प्रकार से हो जाती है कि ये तो रहा हमारे पास एसीटोन CH3 और डबल बॉन्ड O, और इसके सामने आ जाता है कौन? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CH
CH3 तो यहां पर हाइड्रोजन जो है दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में आ गया। देखो ऑक्सीजन तो विद्युतऋणी है ही है, लेकिन ये कार्बन भी 3 क्लोरीन के कारण ये भी अधिक विद्युतऋणी हो गया, क्योंकि कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन पर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये भी अधिक विद्युतऋणी हो जाएगा। तो अब यहां पर भी जो है दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में और हाइड्रोजन आ गया, तो यहां पर भी जो बंध बनेगा ये वाला हाइड्रोजन बंध कौन सा बन जाएगा, ये बंध बन जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब विलायक अकेला पड़े था तो द्विध्रुव आकर्षण बल था, लेकिन विलयन जब बन गया तो हाइड्रोजन बंध बन गया। और हम लोग जानते हैं कि द्विध्रुव आकर्षण बल की तुलना में हाइड्रोजन बंध मजबूत होता है। हाइड्रोजन बंध कैसा होता है बच्चों, ये बंध जो है वो प्रबल होता है तुलनात्मक रूप से, और ये बंध जो है वो दुर्बल होता है तुलनात्मक रूप से। तो इसलिए जो है वो हमारे पास ये बंध प्रबल हो गया तो इसकी वाष्प कम बढ़ेगी तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और PA लेस देन हो जाएगा P। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई जैसे ही विलयन बनेगा तो उसके अंदर बंध जो है वो कैसा बन जाएगा, प्रबल, तो ऋणात्मक विचलन। और विलयन में अगर बंध दुर्बल बन जाए तो कौन सा विचलन भाई, धनात्मक विचलन। अरे ये हाथ लगने से ये मिट गया, आप इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये भी चलिए ये लो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये भी अपने पास धनात्मक विचलन बंध कमजोर, ऋणात्मक विचलन बंध मजबूत। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कई बार बच्चा गड़बड़ कर देता है या कई बार नहीं याद आता, तो आप कोशिश करना लगभग का जब ऋणात्मक विचलन कारण पूछता है ना तो विलयन में बंध मजबूत बनाना है, और वो मजबूत बंध ऑलमोस्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन बंध ही बनता है। मान लो कुछ भी याद नहीं आए तो इसका आंसर आप हाइड्रोजन बंध। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि मान लो आपको बंध का प्रकार ही नहीं याद आ रहा तो क्या करें। ठीक है, तो आप कम से कम ये तो लिख सकते हो ना कि धनात्मक विचलन कह दे कि ये जी x था और इसके साथ अगर y को मिलाया जाए तो ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो आप ये तो बता ही सकते हो कि x और y के बीच में बंध कमजोर बन रहा है। धनात्मक तो मतलब आपको बंध कैसा बनाना है, xy में कमजोर बनाना है। और ऋणात्मक बोल दे कि x और y का विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि x और y में कौन सा बंध बनता है, तो मैं ये कह दूंगा कि x और y में जो बनने वाला बंध है वो प्रबल है, इसलिए ये ऋणात्मक करता है। ठीक है, अच्छा, एक फिनॉल और एनिलीन जो है इसके अंदर भी क्या होता है कि जो ये वाला मैं यहीं पे समझा देता हूं कि फिनॉल क्या होता है। फिनॉल अपने पास ये रहा बेंजीन और उसके ऊपर O है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन और उसके ऊपर NH। ठीक है, तो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ में, ये इन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ में ये क्या कर लेता है, ये भी यहां पर हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध किस किस के बीच में बन रहा है, फिनॉल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन और जो आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो यहां पर जो है यहां पर भी हाइड्रोजन बंध बन जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको अलग समझाऊं क्या, देखो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा गौर से समझने वाला है। चलिए यहां पे बनाता हूं क्योंकि आगे वाले में मेरे को ग्राफ बनाना है। देखो ये तो है मेरे पास फिनॉल के स्ट्रक्चर, बेंजीन और ऊपर O और H। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन किसका, फिनॉल का। इधर है हमारे पास एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन और उसके ऊपर होता है नाइट्रोजन और H। ठीक है, नाइट्रोजन पर क्या पड़े होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन पर पड़े होते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन पर ये पड़े हैं लोन। तो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है ना, वो इस एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ यहां पर हाइड्रोजन बंध बना लेता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये प्रबल होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये प्रबल हो गया, इसी कारण से ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका उत्तर लिखोगे तो आप कहोगे फिनॉल का प्रोटॉन या फिनॉल का हाइड्रोजन और एनिलीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जो कि क्या होता है, प्रबल होता है। इसी कारण से ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये भी बात होगी कंप्लीट। अब आओ आप नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, धनात्मक विचलन का ग्राफ और ऋणात्मक विचलन।
का ग्राफ। अगर ये बना लेंगे तो आज का हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं भाई। देखो ग्राफ बनाना है तो ये लो, देखो आप क्या करें कि और ये कलर फिल और एक इसका बनाते हैं क्लोन और बराबर बराबर यहां रखते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्लोन बना लेते हैं इसका, क्योंकि ग्राफ दोनों साइड बनने, दोनों साइड बना लेते हैं। एक और क्लोन बना लो। चलिए आपको इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं, इसके लिए ये सब काम हम कर रहे हैं। चलिए अब हमें, ये तो हमने बना लिए एक्स अक्ष और ये हम बना लेते हैं, ये तो बना लिया वाई अक्ष और ये हम बना लेते हैं एक्स अक्ष। चलिए ये एक्स अक्ष हो गया और इसका भी क्लोन फॉर्म करो, यहाँ रखता। बना लें। चलिए बस, अब ये आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वालों के दो ग्राफ बनाने हैं, जिसके अंदर जो है ये थोड़ा सा देखो, जिसके अंदर क्या है कि एक ये तो है हमारे पास एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष एक्स, और ये हमारे पास क्या है वाई अक्ष। ठीक है, और इस पर हम क्या रख रहे हैं, इस पर हम रख रहे हैं वाष्प दाब। इस पर हम क्या रख रहे हैं, वाष्प दाब। और यहां पर हम क्या रख रहे हैं, एक्स अक्ष पर हम क्या रख रहे हैं, एक्स अक्ष पर हम रख रहे हैं मोल अंश। क्या रख रहे हैं, मोल। ठीक है, ये सारी कहानी इसकी भी यही रहेगी। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि यहां पर मैंने लिखा कि ये जो एक्स ए है यहां पर है 1 और एक्स बी है 0। जैसे जैसे इधर जाओगे ए के मूल अंश घटेंगे, ए के मूल अंश घटते घटते एक्स ए हो गया 0, पहले एक्स बी 0 था, इधर आते आते एक्स बी की वैल्यू क्या हो गई है 1। ठीक है, अब हम आदर्श विलयन के लिए जब ग्राफ बनाते थे तो आदर्श विलयन के लिए हम ग्राफ बनाते थे तो कहते थे कि आंशिक वाष्पदाब मूल अंश के समानुपाती होता है। मतलब मूल अंश घटेंगे तो आंशिक वाष्पदाब भी घटेगा और मूल अंश बढ़ेंगे तो आंशिक वाष्पदाब भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ लाइन है वो इस तरीके से आनी थी, इस तरीके से आनी थी कि भाई ये लो कि भाई यहां पर पी ए 1 है, एक्स बी 0, एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है। इसका मतलब ए शुद्ध अवस्था में है और शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब क्या होगा, इसका होगा पी ए नोड। ठीक है, ए इधर से इधर आने पर धीरे धीरे घट रहा है, ए के मोलांश घट रहे हैं तो एक आंशिक वाष्पदाब भी घटेगा और ये ग्राफ लाइन इस प्रकार से आएगी। ठीक है, और इस ग्राफ लाइन को मैं ऐसे ना बना करके डॉट डॉट करके बनाता हूं, डॉट डॉट करके बनाता हूं, ये इस तरीके, ये ग्राफ लाइन ऐसे आनी चाहिए, ना कि ऐसे आती है। ठीक है, ये ग्राफ लाइन ऐसे आनी चाहिए। इसी प्रकार से एक्स बी के मोलांश यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, क्यों तो धीरे धीरे बी के मोलांश बढ़ रहे हैं तो इसकी जो ग्राफ लाइन है वो ऐसे आनी चाहिए कि ये लो इस प्रकार से आनी चाहिए। और यहां पर ये पी बी, ठीक है, पी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब,
और अगर इन दोनों के जो कुल वाष्प दाब है वो इन दिनों के बीच में चलना चाहिए और ग्राफ लाइन यूं है। ठीक है, ये ग्राफ तो किसका है, ये ग्राफ है हमारे पास आदर्श विलयन का। लेकिन धनात्मक विचलन में क्या होता है, धनात्मक विचलन में तो जो जितना वाष्प दाब आना चाहिए था उससे बढ़ जाता है, तो ये ग्राफ लाइन जो है वो कैसे आएगी, ये ग्राफ लाइन जो है वो ऐसे सीधी ना आकर के यूं आए, और ये ग्राफ लाइन भी ऐसे सीधी ना जा करके ये कैसे आएगी, ये ऐसे बढ़ी हुई, और ये ग्राफ लाइन भी ये सीधी ना आकर के ये कैसे आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सब कुछ बढ़ जाएगा तो धनात्मक विचलन, मतलब ये जो ग्राफ लाइंस आई हैं वो कौन सी समीकरण से आई हैं, ये जो समीकरण है वो ए वाली समीकरण है, ये है पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोड एक्स, इस समीकरण से ये ग्राफ आई है। और ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ लाइन किससे आई है, ये ग्राफ लाइन आई है कि पी बी बराबर पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नोड एक्स बी, इस समीकरण से आई है। और ये जो ग्राफ लाइन है ये किस समीकरण से आई है, तो ये जो समीकरण है भाई वो है हमारे पास P टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी, इस समीकरण से आया है। तो सब कुछ अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब धनात्मक, ठीक है। लेकिन अगर यही वाला काम मैं ये कर देता, ये सेम टू सेम मैं उठा करके इधर ला रहा हूं और ये क्या कर रहा हूं कि यहां पर एक्स ए है मेरे पास 1, एक्स बी है मेरे पास 0, यहां पर एक्स ए है 0 और एक्स बी है 1, ठीक है। और यहां पर शुद्ध अवस्था में ये पड़ा है तो ये ए का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है पी ए नोड, ये बी शुद्ध अवस्था में है, ए तो 0 है तो ये हो गया पी बी नोड। जिन्होंने पहले की क्लासें लगाई हैं उनको ये बात बहुत क्लियर से समझ में आ रही है क्योंकि ये तीसरी बार मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। चलिए अब क्या होगा कि इसके अंदर वही बात कि यहां पर तो ए के मोल अंश घट रहे हैं, देखो ए के मोल अंश घट रहे हैं तो ए का वाष्प दाब घटेगा तो ग्राफ लाइन ऐसे आनी चाहिए, ये ग्राफ लाइन ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। और बी के मोल अंश बढ़ रहे हैं तो बी का ग्राफ जो है वो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता नहीं है बच्चों, ठीक है। और जो कुल वाष्प दाब की ग्राफ लाइन है वो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में ऐसे आनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हो क्या रहा है कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है और ऋणात्मक विचलन में जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। घट जाने का मतलब ये ग्राफ लाइन जो है इससे ऊपर ना जा करके इसके नीचे से जाएगी, ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसकी ग्राफ लाइन भी इसके नीचे से जा रही है, इसी प्रकार से इसकी ग्राफ लाइन भी इसके नीचे से आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ लाइन है अगर ऊपर से जाती तो धनात्मक विचलन, नीचे से जा रही है मतलब वाष्प दाब घट रहा है, इसका मतलब जो है वो ऋणात्मक विचलन। चाहे तो इसके कारण भी लिख लो कि ये ग्राफ लाइन किस कारण से आई है, ये ग्राफ लाइन जो है नीचे वाली ये कौन सी है, बी वाली, तो ये आई है PB is less than PB नोड XB, इस समीकरण से आई है। ये A वाली ग्राफ लाइन है तो ये A वाली समीकरण लगाओ कि PA is less than PA नोड XA, और ये वाली टोटल वाली है तो P टोटल is less than PA प्लस PB, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये ग्राफ भी एग्जाम में बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है कि जो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के वक्र बनाओ, ठीक है। तो ये जब आप कर लोगे तो ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक विचलन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन दे रखा है कि अभ्यास प्रश्न है 1.14, कह रहा है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा एच का चिन्ह इन विचलनों से कैसे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना, ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन है, ये जो पहले मैंने कंटेंट समझाया है ये वाला और ये वाला, बस इसी को लिखना है। इसको लिख दोगे तो आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आज की क्लास भी हुई खत्म, लेकिन कमेंट करके बताओ कि यार ये जो मेहनत की जा रही है इसका कुछ रिजल्ट भी है या नहीं है, कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या, ठीक है। तो और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर भी करें ताकि और भी लोग जो है वो जुड़ेंगे तो थोड़ा ये मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।